नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायतों का बढ़ाया गया कार्यकाल। 31 जुलाई तक पंचायतें करती रहेंगी काम। क्षेत्र पंचायत में एसडीएम निभाएंगे जिम्मेदारी। प्रदेश में फिर टले पंचायत चुनाव। हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में प्रशासक नियुक्त आदेश किया गया जारी। चार धाम यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को ही स्वास्थ्य स्क्रीनिंग। केदारनाथ में 17 बेड का अस्पताल शुरू। यात्रा मार्गों पर 49 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। सीएम धामी का बड़ा फैसला। स्कूलों में हफ्ते में एक बार स्थानीय बोली भाषा में होंगी भाषण निबंध प्रतियोगिताएं। राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया। कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि आज। हर साल मार्च से शुरू हो जाती है प्रक्रिया। पारा चढ़ा तो उमस भरी गर्मी ने किया बेहाल। धूप बरसाया, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको हैं, जहां जुलाई हो सकते हैं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। वोटिंग के लिए 7 या 10 जुलाई की तारीख प्रस्तावित है। तो हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना 20 जून को संभावित है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, जहां मतदान के लिए 2 जुलाई की तारीख प्रस्तावित है। 2 चरणों में चुनाव हुआ तो 7 जुलाई को भी वोटिंग होगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें 15 जुलाई को प्रदेश में मतगणना हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवनारायण जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जुलाई में हो सकते हैं उत्तराखंड में चुनाव, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से अभी हाल में इन्होंने प्रशासक बैठाए 1 महीने के लिए फिर टल गए, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयारी भी की गई है कि हम जुलाई में ये चुनाव करा लिए जाएंगे। और हरिद्वार को छोड़ करके सभी जितने भी जिला पंचायत है और जितने क्षेत्र पंचायत है सभी में ये चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन वहीं एक बार फिर ये देखने में आया है कि विपक्ष भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है, लेकिन कई बार फिर चुनाव टलते नजर आते हैं। लेकिन इस बार फिर इन्होंने एक तरफ बोला है कि ये जो प्रचार 1 महीने के लिए टाल देंगे, वहीं जुलाई ये चुनाव करा लिए जाएंगे। जी शिवनारायण, जिस तरीके से ये तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास कि कब इन सारी बातों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, इन्होंने कहा है जल्दी हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं और इसमें जो तारीखें हैं वो भी बता सकते हैं। लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात होगी जिस तरीके से टाइमिंग किया था। पहले नगर निगम जो चुनाव हुए थे उसमें कई बार तारीखें देने के बाद भी चुनाव टल चुके थे। तो इस बार भी यही देखने में आ रहा है कि ये तारीखें तो मिल सकती हैं, लेकिन ये इन पे थोड़ा सा ये कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है कि कई बार जब इस तरीके के चुनाव टल जाते हैं तो उसमें फिर एक देखने वाली बात ये हो जाती है कि इसमें चुनाव के होंगे या नहीं होंगे। ये एक वो माहौल बना रहता है। विपक्ष जहां बार बार यही आरोप लगाता है और वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो भी अपने बयानबाजी करते रहते हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय चुनाव में हम मजबूती के साथ आएंगे, लेकिन वहीं भी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने आप को दावेदारी मजबूत बताई है। जी ठीक है शिवनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव की अधिसूचना 20 जून को संभावित है। तो मतदान के लिए 10 जुलाई की तारीख प्रस्तावित है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 चरणों में चुनाव हुआ तो 7 जुलाई को भी वोटिंग होगी। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भूमानंद हॉस्पिटल के पास यूटिलिटी पलटी है। 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं, कई की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार यूटिलिटी असंतुलित होकर सड़क पर पलटी। सहारनपुर से कर्णप्रयाग जा रहे थे ये सभी मजदूर और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामपुर मनिहारान के मजदूरों से भरी थी ये यूटिलिटी।
हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मची है। घायलों को भूमानंद हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को भूमानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भूमानंद हॉस्पिटल के पास यूटिलिटी पलटी है और इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार यूटिलिटी असंतुलित होकर सड़क पर पलटी और इसी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं और जिनकी की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए भूमानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और अब सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। विकसित भारत का अमृत का सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष के पूर्णता के क्रम में प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली इस प्रेस वार्ता में हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने सम्मानित उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे मार्गदर्शक प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब इसी क्रम में शिवभूषण सिंह जी से आग्रह करते हैं, प्रदेश मंत्री जी से, कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपने प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। प्रदेश मंत्री अर्चना जी से आग्रह करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय के उप मुख्यमंत्री आदरणीय का स्वागत करें। मनीष जी से आग्रह है कि मीडिया प्रभारी मनीष जी से आग्रह है कि हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय मानवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी का स्वागत करें। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि अपनी आगे की कार्रवाई। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने संगठनात्मक दृष्टि से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, उन कामों की चर्चा हम सब घर घर जाकर अपनी सरकारों का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख रहे हैं। पार्टी के नियमित अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप सबके माध्यम से देश की जनता के बीच में सरकार के 11 वर्षों के कालखंड की उपलब्धियां और बदलता हुआ भारत के परिप्रेक्ष्य में देश को संबोधित किया। आज हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री आप सबके माध्यम से देश को सरकार की उपलब्धियों के 11 वर्ष के जो काम हुए हैं, उन कामों को आपके माध्यम से जनता के बीच में रखें। इसी प्रकार से भाइयों बहनों, जिला स्तर पर, महानगर स्तर पर और मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, गांव में
हम लोग लगातार 20 तारीख 20-21 तारीख तक इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच में अपने सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश कार्यालय में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय केशव जी भाई साहब, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे महामंत्री संगठन धर्मपाल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन भी करता हूं। और इस अभियान का कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से पार्टी की ओर से राज्य का काम देख रहे हमारे संयोजक मानवेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय बहन अचराम मिश्रा जी, आदरणीय शिवभूषण जी, बसंत त्यागी जी, इन सबका भी और अभिनंदन करता हूं। और आज आप सब लोग उपस्थित हैं, मेरे साथी मीडिया के भाई बहन सब उपस्थित हैं। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। खबरों को बढ़ते हैं। देहरादून में लगातार बढ़ते तापमान ने इंसानों के साथ साथ जानवरों, पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं को भी बेहाल कर दिया है। तेज धूप और लू के चलते चिड़ियाघर में रहने वो पर भी गर्मी का असर साफ देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता शिव नारायण ने देहरादून चिड़ियाघर का दौरा कर वहां के अधिकारियों से विशेष बातचीत की है। अधिकारियों ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए जानवरों के बाड़ों में कूलर, और इसी बीच सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस अभियान के संयोजक श्री मानवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, और आज की इस विशेष पीसी में उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, मित्रों, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण
आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विकास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही, अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि यह विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को लेकर के चलने की आज की एक नई प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है और तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टिकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आएगा। इस 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 41 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य नीति की पाकिस्तान में टेस्टेड
और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से को देखने को मिला है। मित्रों, अब वह प्रवृत्ति जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है, हर हाल में हमें शांति रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। या भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी 1952 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संविधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये 5 प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के खंड इन 5 प्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते ही आगे बढ़े हैं। ये 5 प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे, सरकार ने विकसित भारत की जो आधार रखी है वह इन्हीं 5 प्रण को ध्यान में रख करके ही रखी है और इसी पर आधारित विकसित भारत का ये मॉडल जो आज भारत को के साथ भी जोड़ता है, दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करता है और एक सामरिक शक्ति के रूप में भी भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। उसने भारत के लिए जो 11 संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी के लिए सुनिश्चित, उनमें कर्तव्य का पालन, एक समावेशी विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके किए गए कि पिछले 11 वर्ष गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये सभी उसके हिस्से हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते, डीबीटी के माध्यम से जो कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर देखने को मिले हैं, स्वतंत्र भारत में 65 वर्षों में इस प्रकार का मॉडल कभी भी देखने को नहीं मिला। कानून का सम्मान, हर व्यक्ति कानून से बड़ा कोई नहीं, हमें कानून का सम्मान करना होगा क्योंकि कानून हर भारतवासी को संरक्षण देता है।
वंशवाद की राजनीति का अंत, ये परिवारवाद की राजनीति, ये जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है, इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिनके कारण देश फिर से जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, उस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए। महिलाओं को नेतृत्व, नारी मातृवंदन कार्यक्रम से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक किए गए अनेक कार्यक्रम, सैनिक स्कूलों में बेटियों की हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पहली बार महिला भी वहां पर भर्ती हो सकती है, अभी सेना में उच्च सैन्य अधिकारी के पद पर जा कमीशन अफसर के रूप में जा सकती है, यह पहली बार हुआ है। संविधान का सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का हर हाल में सम्मान होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 2015 से इस तिथि को आयोजन करने की कार्रवाई ये हुआ। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको इस संविधान प्रदत्त सुविधा का मिलना ही चाहिए, हर हाल में यह अधिकार उनको मिले। इसके लिए उनकी सुरक्षा, राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए किए गए प्रयास, ये 11 संकल्प हैं जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए का दर्शन किया है। मित्रों, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हम अगर चर्चा करते हैं, याद करिए 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था। और आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।